ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। Другое важно содержание. А содержание очень глубокое. Мы этим очень дорожим, и мы видим, что вы, уважаемые आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। Что касается наших отношений, то они действительно носят очень глубокий исторический характер. Как бы мы его не характеризовали, какими бы эпитетами его не украшали. भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। एक बार मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद कि जो अमेरिकी दबाव का बार बार जिक्र किया जा रहा था, खासकर वेस्टर्न मीडिया कर रहा था, उसे दरकिनार करते हुए दोनों देशों ने साफ कर दिया कि दोनों देशों की जो दोस्ती है वो विश्वास पे टिकी है और 80 साल से ये दोस्ती लगातार परवान चढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस दोस्ती को ध्रुव तारा तक कह दिया। 25 क्षेत्रों में एग्रीमेंट किए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो ट्रेड की बात हो रही है। आज व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि भारत की बढ़ती ही अर्थव्यवस्था के लिए जो ईंधन की जरूरत है, तेल की जरूरत है, गैस की जरूरत है, कोयले की जरूरत है, उसकी सप्लाई वो बिना रुके करता रहेगा। संकेत बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल भी कई हैं। सवाल है कि क्या रूस से समझौता भारतीय हितों की रक्षा के लिए सही समय पर उठाया गया सही कदम है? क्या भारत रूस समझौता कुछ देशों को खटकने जा रहा है? क्या ट्रंप के टैरिफ के बीच दो सदाबहार दोस्त भारत रूस और भी निकट आ गए हैं? यह है हमारे आज के सवाल और इसी पर हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है, अभी तो हमारे साथ शुभ्रांशु राय प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं, एक कुछ ही देर में और गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। शुभ्रांशु राय साहब, मैं शुरुआत में आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अभी जॉइंट स्टेटमेंट भी आ चुका है, दोनों देशों ने अपनी अपनी राय स्पष्ट कर दी है। आपका नजरिया क्या है इस मुलाकात को लेके? रमेश भट्ट जी, भारत और रूस की दोस्ती बहुत अटूट और बहुत मजबूत है और उस परिपाटी को, उस रेखा को और आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे कुछ चंद सवाल हैं और मुझे लगता है कि जब आप या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो आप उनसे जरूर पूछिएगा। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 100 से ज्यादा विदेश यात्राएं की और 100 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, जिनकी चर्चा टेलीविजन पे खूब ढेर सारी हुई। लेकिन उसके बदले में एक आम हिंदुस्तानी को मिला क्या? भारत और रसिया की मजबूत दोस्ती से हम रसिया से कच्चे तेल सस्ते दाम पे खरीदते रहेंगे, लेकिन क्या एक आम भारतीय को तेल सस्ता मिला? 100 रुपया लीटर पार का डीजल पेट्रोल है। आज जिस तरह से डॉलर जो है वो 90 रुपया पार हो गया, इसका मतलब यह है कि हमने अपने व्यापार को लगभग 100% इंपोर्ट बेसिस कर लिया है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट होता तो डॉलर 90 के पार नहीं जाता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम जो बात करते हैं कि हमने अच्छे
शस्त्र समझौते किए या हमने हथियारों की डील करी या हमारा उनके साथ सामरिक संबंध है, तो सामरिक संबंध इतना मजबूत होने का भी क्या फायदा कि पाकिस्तान की गर्दन भारत के हाथ में थी बंद। मां भारती के सच्चे सपूतों ने पाकिस्तान की गर्दन को दबा रखा था। राफेल से लेकर S-1400 सब हमारे पास था और हमने उस दुर्दांत मतलब गरीब देश जो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी प्रोड्यूस कर सकता है, उसके हम 4 टुकड़े नहीं कर पाए। और टेलीविजन डिबेट का फिर से हिस्सा वही पाकिस्तान जिसके पास ना आटा है ना तेल है। शुभ्रांशु राय साहब, ये शुभ्रांशु राय साहब ये कहना बहुत आसान होता है। अब मैं आपसे पलट के 2 पूछ दूं, आपने 26/11 के बाद क्यों हमला नहीं किया? जब मुंबई में इतने लोगों का कत्लेआम वहां से आए आतंकवादियों ने मचाए, तब तो तत्कालीन गृह मंत्री ने कह दिया, पी चिदम्बरम साहब जो उसके बाद गृह मंत्री बने थे, कि साहब कोंडोलेजा राइस का दबाव था, अमेरिका का दबाव था। तो दबाव तो यहां भी था, उसके बाद भी हमने हमला किया ना इस सरकार ने। भट्ट साहब 26/11 के बाद या 26/11 से पहले क्या कांग्रेस का कोई बयान ऐसा है कि हम कहते हो कि रातों रात हम पाकिस्तान को मिला लेंगे या 6 महीने में पीओके हमारा हो जाएगा? भैया या तो फिर बड़बोले होकर मत कहिए। कभी क्या 26/11 के दौर में या 4 से 14 के दौर में आपने भारतीय मीडिया को इस्लामाबाद से लेकर लाहौर पेशावर कंधार पे हमला करते हुए दिखाया है? मतलब जो क्या हुआ और किसका दबाव हुआ वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। मैं कहने भी तो नहीं चाहता हूं ना। मैं 24 घंटे 365 दिन भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान और हथियार और एक दूसरे के घर में घुसने की तो बात नहीं कर रहा हूं ना। आतंकवादी पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। छोटी सी बात ये है लेकिन आप सोचिए ना कि अगर आज रमेश भट्ट को, शुभ्रांश राय को या हमारे जैसे लाखों करोड़ों भारतीयों को क्या मिला? वो एयरपोर्ट का चाउस जो नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया मॉडल डेवलप किया है कि किसी भी व्यापार में कंपटीशन नहीं होने देना है। हजारों हजार लोग एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। किसी का एग्जाम कैंसिल हुआ तो किसी का इंटरव्यू कैंसिल हुआ तो किसी का कोई मेडिकल इमरजेंसी था वो कैंसिल हुआ तो कोई शादी विवाह में नहीं जा पाया। और बदले में मिला क्या? 5,000 रुपए का टिकट 35,000 40,000 का, क्योंकि बाजार में कंपटीशन नहीं है। हमने उसकी चर्चा करी नहीं। मेरे साथ के सिन्हा साहब भी जुड़ चुके हैं और आप जो सवाल पूछना चाह रहे थे, बीजेपी के शिवम त्यागी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, शुभ्रांश राय जी का ये कहना है कि साहब बहुत अच्छा है, डील हो रही है, हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा। वो कह रहे हैं शिवम जी, भारतीयों को क्या मिला? सस्ता तेल तो आपने खरीद लिया रूस से, लेकिन भारतीयों को तो नहीं मिला सस्ता तेल। अब आप मुझे, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी शिवम जी, मैं सुन रहा हूं। थैंक यू। सस्ता तेल मिला, खरीदा हमने तो क्या मिला? अब मैं शुभ्रांश राय जी को क्या इकोनॉमिक्स समझाऊं? भैया हमें फॉरेन रिजर्व्स मिला, जो एक जमाने में इस स्तर पर पहुंच गया था कि हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। हमें 650 मिलियन का फॉरेन रिजर्व्स मिले, जो हिंदुस्तान का ऑल टाइम हाई है। इंटरनेशनल मार्केट को मॉडरेट करने के लिए जहां तेल के भाव हद से ज्यादा हो सकते थे, उनको कंट्रोल करने का वो मिला। उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेशन की एक नीति, जिसमें सामने साफ पता चला कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, वो एक एटीट्यूड मिला। हम किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाले हैं, वो एक एटीट्यूड मिला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक ओपन स्टैंड है, बिल्कुल क्लियर हुआ कि भारत के हित, राष्ट्र के हित सबसे सर्वोपरि हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं देश को, और ये आम जनता को ही मिला भाई। तेल की प्राइसिंग अगर बहुत ज्यादा अनइवन वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं हुई तो ये भारत को ही मिला। भारत में अगर उस तरह से चीजें ऊपर नहीं गई तो ये भारत को ही मिला। हिंदुस्तान को क्या मिला? शिवम जी, हिंदुस्तान की सरकार है शिवम जी, जब हिंदुस्तान के हित के लिए ये सब हुआ है। शिवम जी, जब आप विपक्ष में थे ना, तो जो ये क्रूड ऑयल के जो दाम थे पर बैरल, वो 120, 130 के आसपास थे और शायद 60 रुपए लीटर तेल हुआ करता था। उस समय आप लोग बहुत नाराज हो जाते थे, साहब इतना महंगा तेल क्यों जनता पे बाहर डाला जा रहा है। आज तो आप क्रूड ऑयल के दाम कहां पर, कच्चे तेल के दाम कहां पर हैं, और आज मार्केट में तेल कितने में बिक रहा है? या तो तब आप गलत थे या आज आप सही हैं, या आज आप गलत है तब आप सही थे। मैं क्या मानूं इसको?
अटल जी की सरकार जब छोड़ के गए थे तो कितने रुपए लीटर पेट्रोल था, आपको याद है? यही कोई था 35 से 40 के आसपास। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन रहा हूं आपको। एग्जैक्टली 10 साल में 60 रुपए छोड़कर गए थे, अप्रोक्सीमेटली 180% के बजट जी। और इसके अलावा अगर हम उसकी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 122 से 123% की बढ़त है, उनसे तभी भी कम है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस तरीके से चीजें बदली हैं, जिस तरीके से स्थितियां बदली हैं, जिस तरीके से दुनिया एक पूरे तरीके से अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियों में युद्ध में है, उसके हिसाब से प्राइस मॉडरेशन हिंदुस्तान की सरकार ने बेहद शानदार रखी है और उसको आगे ऐसे ही हम जारी रखेंगे। जो तर्क आज आप दे रहे तब भी यही तर्क दिया जाता था, आपके तर्क में नया नहीं है शिवम त्यागी जी। सवाल ये है, हम लोग कभी ये एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पॉलिटिकल मास्टर्स बोलते हैं, जाता था, बताइए। तब भी यही तर्क दिया जाता था साहब। तब तो आप देखिए जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, चाहे वो HPCL थी, BPCL थी, IOCL थी, उनकी क्या स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब थी, उसके बावजूद भी जो थे तेल सस्ता था। भाई हम 80% इंपोर्ट करते हैं ना, माना, क्योंकि ऑयल बॉन्ड से लेकर सारी चीजें जिस तरीके से हुआ जी। हाँ प्लीज बोलिए, आप 80% इंपोर्ट करते हैं। हाँ प्लीज बोलिए। थैंक यू। जहां तक ऑयल की बात है, सबसे पहले तो इस देश में जिस तरीके से ऑयल बॉन्ड्स को लेकर चीजों में सरकार ने आगे कन्वोलेट करी, उनको लेकर हम आगे बढ़े। उसके बाद अगर खास तौर पर हम बात करें तो हमने जो ऑयल प्राइसिंग है उसको मेंटेन रखा। पहले जो ये तर्क दिया जाता था वो उस समय स्टैंड नहीं करता था। जब हम 1998 में सरकार में आए, उस समय अप्रोक्सीमेटली मेरा ख्याल 22 रुपए के आसपास था। उस समय भी अगर खास तौर पर हम एनडीए की सरकार में रेट्स खास तौर पर तेल के बढ़े, उसकी अगर बात करें तो 60 से 65% हमने रेट बढ़े थे पूरे 5 साल में। अगर इनके समय की बात करें तो ऑयल की जो प्राइसिंग है अप्रोक्सीमेटली 210% तक बढ़ी। हमारी सरकार में अभी तक उतनी नहीं बढ़ी है। बावजूद उसके एक और भी बात है, यहां पर जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में चीजें बदली, चेंज हुआ, युद्ध हुए, तमाम सारी चीजें हुए, बावजूद उसके एक स्टेबिलिटी हमने इस देश को दी, चीजें दी, बेहतर रखा, फॉरेन रिजर्व्स बेहतर रखा। और एक और चीज जो लगातार हमें ऊपर से एक प्रेशर देने की कोशिश की गई कि नहीं आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, एनर्जीज नहीं खरीदेंगे, उसको लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरे देश के तमाम नेताओं ने और सरकार ने एक बात बहुत क्लियर रखी, राष्ट्रहित के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जहां पर जो भी स्थिति बेहतर होगी, जिस देश के साथ हमें ट्रेड करना होगा, हम इंडियन प्रायोरिटी पहले रखेंगे, हम अपने देश का हित पहले रखेंगे और हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी शुभ्रांशु राय साहब, अब आप जवाब दे दीजिए। आप जो सवाल पूछ रहे थे, शिवम त्यागी जी ने बता दिया कि इतने वॉलेटाइल स्थिति है पूरी दुनिया में, उसके बावजूद भी उन्होंने दामों को स्थिर रखा, उनका कहना है। देखिए, ऐसा है रमेश भट्ट जी की अब शिवम त्यागी अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट हो गए। एक चर्चा आपने करी, इसमें अगर मगर के अलावा और इन्होंने कोई शब्द नहीं किया। रसिया के साथ कच्चे तेल एक प्राइवेट कंपनी खरीद रही है, भारत सरकार नहीं खरीद रही है। और जो सैंक्शन का नुकसान हो रहा है या जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का नुकसान हो रहा है, वो किसी इंडिविजुअल का हो रहा है। अगर शिवम त्यागी कोई चीज अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो व्यापार का नुकसान शिवम त्यागी को हो रहा है, और कच्चे तेल और सस्ते तेल का बेनिफिट जो शिवम त्यागी के बॉस जो है ना, उनको हो रहा है। एक बात समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा किया, आपने भारत के सम्मान को ऊंचा किया, मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं मित्र। मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि सैकड़ों विदेश यात्राएं नरेंद्र मोदी जी ने करी, सैकड़ों एग्रीमेंट विदेश से आए हुए बड़े बड़े डेलीगेट्स जिनकी खूब चर्चा की गई नेशनल मीडिया पे, वो भारत आए। उसका एक बेनिफिट आप बताइए। आपने अपनी दोस्ती ट्रंप के साथ भी उतनी ही दिखाई थी, बदले में ट्रंप ने आपको H1B वीजा का गिफ्ट दिया, बदले में ट्रंप ने आपको सैंक्शन का गिफ्ट दिया, बदले में ट्रंप ने आपको 100 बार बोला कि मैंने वॉर रुकवा दी। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, किसी प्रधानमंत्री की अगर शादी होती है तो उसको भी बधाई देते हैं, और किसी खिलाड़ी के नाखून में चोट लग जाता है तो उसको भी ट्वीट करके जवाब देते हैं। उनको नेहरू जी याद रहते हैं, उनको अटल बिहारी वाजपेयी याद रहते हैं, उनको इंदिरा जी याद रहती है, उनको 1947 से पहले का भारत याद रहता है। लेकिन अगर उनसे कोई सीधा सवाल पूछा जाता है
तो नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर हैंडल नहीं काम करता है। आपसे सिंपल एक लाइन में पूछा गया, बहुत अच्छा शांति समझौता हुआ, बहुत सुंदर, स्वागत है भाई साहब। S-400 भारत को मिला, स्वागत है। परमाणु सबमरीन मिलने जा रही है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि देश मजबूत हो रहा है। मेरा सवाल उतना ही था कि इन सारे हथियारों को खरीदने के बावजूद पाकिस्तान की गर्दन भारत के हाथ में थी। वीर सेनाएं हमारे पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने के पोजीशन में बैठी थी, तो उस दिन आपने दबाव में क्यों सरेंडर किया? उस दिन नरेंद्र सरेंडर क्यों हुए? मैं जवाब दे दूं? ठीक है शुभ्रांशु राय साहब, आप रुक जाइए। शिवम जी, फिर मैं जनरल सिन्हा के पास जाता हूं। शुभम जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। मुझे 10 सेकंड, थैंक यू। बोलिए। हाँ, 10 सेकंड और दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरे मित्र को अपने आप ही हमें पहला सवाल था कि समझौतों से फायदा क्या हुआ। दूसरी बात कहते हैं कि हाँ हमें ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, लेकिन सरेंडर क्यों हुए? पहली बात, आप जो बार बार तेल की बात कर रहे हैं, मैं फिर से कहता हूं कि जब हिंदुस्तान का कोई भी बिजनेसमैन तेल खरीदता है तो उससे हिंदुस्तान में डॉलर आता है। आज हिंदुस्तान में फॉरेन रिजर्व 688 बिलियन डॉलर है, क्योंकि मेरे देश के लगातार सभी बिजनेसमैन वहां से तेल खरीद रहे हैं। दूसरा, उस पर आते हैं, हमने एनर्जी में उनके साथ काम किया, हमने इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके साथ काम किया, हमने मेक इन इंडिया को लेकर जो चीजें हुई थी उस पर हस्ताक्षर करे, हमने इसके अलावा अगर बात करें तो मेडिकल फील्ड में उनके साथ समझौते करे। और जितना ये द्विपक्षीय वार्ता लगातार आगे बेहतर होती जा रही है, उसको लेकर एक और चीज इंडिया का स्टैंड क्लियर हुआ कि लगातार वर्ल्ड ऑर्डर में कोई भी व्यक्ति पुतिन के सामने बैठकर इस स्थिति में बोलने की हैसियत में नहीं है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, या तो कोई यूक्रेन की साइड होता है या फिर कोई रशिया की साइड होता है, या फिर कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता। मेरे देश के प्रधानमंत्री पहले के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हम किसी एक साइड नहीं है, हम बायस नहीं है, हम सीधा कहना चाहते हैं कि हम शांति की तरफ हैं। युद्ध नहीं एक सोल्यूशन हो सकता किसी भी चीज का। मेरे देश में बैठकर अगर इस तरह की चीजें होती हैं और वर्ल्ड ऑर्डर पर एक मैसेज जाता है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से एक खास तौर पर मैसेज जाता है। और जिस तरह आज कमाल की बात यह है कि आज मैं वॉशिंगटन पोस्ट देख रहा था, उन्होंने खुद लिखा, कैन वेस्ट ट्रस्ट इंडिया? लोगों को इन तस्वीरों से कहां कहां जलन है वो सब ठीक है, लेकिन कांग्रेस को जलन है। अरे कमाल की बात हो गई। कल आपके राहुल गांधी ने एक और सवाल उठा दिया, कहते नहीं मेरे को तो फॉरेन डेलीगेट से मिलने ही नहीं देते ये सरकार। एक साल में 5 बार मिले वो अलग अलग फॉरेन से आने वाले लोगों से और अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से। ये सब मत कीजिए। मैं मानता हूं कि जहां तक आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी का विषय है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, पिछली सरकारों में भी रहा, इस सरकार में उससे बेहतर है, लेकिन आपको सिर्फ क्रिटिसाइज करना है तो विषय ही अलग बदल जाता है। और जहां तक बात नरेंद्र सरेंडर जो आप ये सब बोल रहे हैं, घर में घुसकर मारा, औकात नहीं थी आपकी अपने समय में कि उनको कुछ कह भी दो, पिटकर चुपचाप बैठ जाते थे शुभ्रांश राय, चुपचाप। एक बिजली बम नहीं चला पाते थे आप पाकिस्तान की तरफ, यहां पर भाषण दे रहे बैठकर सरेंडर कर दिया, घर में घुसकर मारा, 150 किलोमीटर अंदर थी हिम्मत, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को उन्हीं के घर में घुसकर मारा। जवाब दिया आपने, क्या किया था? बातें कर रहे हैं। और हां, ऐसे ही कोऑपरेशन लगातार हिंदुस्तान और रशिया का बढ़ता रहेगा। और मैं तो मानता हूं कि जितनी भी चीजें हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे वो डिफेंस का विषय हो, चाहे वो हेल्थ का विषय हो, चाहे वो इकोनॉमिक विषय हो, चाहे वो फॉरेन रिजर्व्स का विषय हो, चाहे वो ऑयल प्राइसिंग का विषय हो। हर विषय पर सरकार काम करेगी और आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन ये दर्द आपको क्यों है ये बताना पड़ेगा। रमेश, मैं 1 सेकंड, 10 सेकंड मैं भी रिप्लाई दे दूं। नहीं, आप जल्दी से दे दीजिए। जनरल सिन्हा मेरे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनसे आप प्लीज जल्दी से जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड। शिवम त्यागी, महान अर्थशास्त्री, जरा देश को बताइए कि अगर उन प्राइवेट तेल कंपनियों ने तेल इंपोर्ट किया रशिया से और उन्होंने टैक्स देकर हमारे फॉरेन रिजर्व को 668 बिलियन डॉलर का बनाया, तो फिर डॉलर 90 के पार क्यों गया? अरे महाराज, थोड़ा पढ़ लिया करिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं भैया, एक देश का लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष आने से डॉलर की प्राइसिंग पे फर्क नहीं पड़ता। रे मेरे भैया, राहुल गांधी लॉजिक मत लगाओ, राहुल लॉजिक मत चलाओ यहाँ पर, प्लीज कॉमन सेंस रखो, बीच में नहीं, प्लीज मर्यादा आप भी रखिए। अरे मर्यादा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कमाल की बात हो गई, मतलब गजब बात है। हमारे बढ़ रहे हैं तो इससे डॉलर की प्राइसिंग पे फर्क पड़ेगा। गजब बात है, सुन लिया करो। नहीं, फिर वही बात नहीं, मैं आप ही की बात। एक जगह कहीं टिकोगे नहीं टिकोगे। पहली जगह कहा, पहले भाषण में कहा इस देश के आम आदमी को क्या फायदा हुआ, मैंने ये बता दिया। तो दूसरे भाषण में कहा कि पाकिस्तान से क्यों लड़ाई नहीं करी, मैंने वो बता दिया। तो आप प्राइसिंग पे आ गए, कितना फुदकोगे भाई, एक से दूसरे से तीसरे कितने में जाओगे? तुम्हारी बात बताइए, कितनी पॉलिटिक्स नहीं, शुभ्रांश राय एक बार बता दीजिए, कितनी बार बंद होगी?
पहला था शांत फायदा रहिए। क्या हुआ पुतिन की ट्रिप शांत से, रहिए, पहले सुनिए। दूसरा था पाकिस्तान ए से भाई, क्यों नहीं शिवम लड़े, त्यागी। तीसरा फिर हम डॉलर करने का लगे जिलेबी की प्राइसिंग तरफ। इतना भाई। ऊपर कैसे है? अरे अरे, गजब बात है। सुन तो तय लो, कर लो सुन भाई, तो किस लो। पर बहस करना है? शिवम त्यागी सुनिए। अरे अरे बाओ सुनिए बाओ भाई, आपके काम नेता भगवान दूर ये करिए रेणुका सुनने जी के के लिए। बारे में ऐसी बात मत करिए, पहले मुझे अच्छा सुनिए। नहीं लगता। ना 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 ना, ये नहीं नहीं नहीं, वो बोलो भाई। महिला है, वो आपके अरे, आप उनके बारे में ऐसी भाव भाव वाली तो बातें नहीं मतलब करेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसकी कैसी ये ठीक तैसी? नहीं है, सुनो ना, नहीं नहीं, मैं एक इसकी मिनट निंदा सुनो। करता हूँ। शिवम त्यागी ये अभी अभी रेणुका जी तो करती थी, अरे आप भाई, यही निंदा करने लगे, करना- नहीं उचित रही, ये गलत है। शिवम त्यागी, ये रेणुका निंदा जी को करना नोट नहीं पहले करेंगे सुन आप। तो लो। नहीं 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 नहीं, ये उसके रेणुका बाद जी को निंदा करना। नहीं अभी मानेंगे, निंदा करने नहीं के बहुत सारे मानेंगे। मौके आएंगे। सुनो पहले महिलाओं ध्यान के से। विषय में आप ऐसी ऐसा बात करते नहीं बर्दाश्त होगी, बेशक वो राज्यसभा की सुनिए सांसद है यार। आपकी, बेशक है वो अलग तरह की आवाजें करती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको भाई। क्या भट्ट साहब, नहीं क्या नहीं, करा महिला रहे के हो विषय में ऐसा नहीं नहीं, चाहिए। एक बार रुक जाइए, एक मिनट। दो भैया, बस आप एक रहने बार। दो। आपसे ना हो लेकिन पाएगा, रहने दो, शिवम जी, सुब्रत भाई, आपसे शिवम नहीं जी, हो पाएगा। आप ये मानिए ना कि इस पहले समय के सुनिए जो मेरी हालात बात, हैं, क्या है, वो आप चौधरी जी देखिए बीच में भाव भारी कर रहे हैं। बिकवाली चल रही है। हम जितना निर्यात कर रहे हैं उसके मुकाबले हम जितना आयात कर रहे हैं उसके मुकाबले कितना निर्यात कर रहे हैं। अमेरिका से साथ हमारी जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाती तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो कुछ दिक्कतें तो हैं हमारे साथ, हमारी इकोनॉमी के साथ, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन रमेश भट्ट जी, सुब्रांश जी, हमने इनकी बात मर्यादा से सुनी, अभी सुने तो पहले। नहीं तो सुब्रांश जी उन्होंने क्या गलत कहा? सुब्रांश जी, सुब्रांश जी एक मिनट, सुब्रांश जी एक मिनट, उन्होंने क्या गलत कहा? राज्यसभा लोकसभा से लेके और प्रवक्ता तक यही शिवम जी, एक मिनट। पहले सुने, एक मिनट शिवम जी, एक मिनट। सुब्रांश जी, मैं एक बात कहूं, एक बात में तो आपको, एक बात में तो आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि आपने पाकिस्तान को 26/11 के बाद मुंबई हमले के बाद जवाब क्यों नहीं दिया? अगर आप उसी दिन जवाब देते तो मुझे लगता है वो कुछ और माहौल हो जाता। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं क्या? नहीं तो आपने शुरुआत में यही बात उठाई ना। शुरुआत और अंत क्या, भी मैं इनकी बात का आंसर दे रहा हूं। लेट्स टॉक फॉर द डिप्लोमेसी फर्स्ट। इन्होंने एक सुंदर सा शब्द कहा, देश जो है वो पक्ष विपक्ष, पक्ष के नेता है नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी को लेकर लोकतंत्र बनता है। नहीं मिलना चाहिए। बनता है ना, आपने लोग विपक्ष के नेता के साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गलत भाषा डिप्लोमेसी, गलत भाषा है। आप पता नहीं टीवी पे न जाने क्या क्या करते रहते हो, ये बिल्कुल गलत है। मैं निंदा करता हूं इसकी, गलत बात। भाई साहब, आप गलत निंदा ही बात, करते गलत हो बात, क्योंकि आपके अंदर दम नहीं है कौन सुनने का। फॉरेन डेलीगेट से नहीं मिल रहा भाई? आप आपको मिले हो पता है पिछले कि 1 अब साल में आपके राहुल पास जी कोई 5 तर्क फॉरेन नहीं है। डेलीगेशन से मिले हैं। अरे भाई साहब, पहले साथ रहिए, देश पूरा में जाकर सवाल हिंदुस्तान को गालियां दी आप लोगों ने। आपके नेता ने यूरोप में बैठकर कहा था that Indian democracy is in danger. I don't know why West is not intervening in it. आपके नेता ने कहा था भाई, कमाल बात है। अब क्या हिंदुस्तान में भी बैठ के हिंदुस्तान को गाली देनी थी आपके नेता को? कोई नहीं मिलना चाहता राहुल गांधी से, कोई नहीं मिलना चाहता। बराक ओबामा की किताब पढ़ी है, बराक ओबामा की किताब पढ़ी है, तुम्हारे गांधी के बारे में क्या कहते हैं? ठीक है, नहीं, अरे भाई हालत खराब है, नहीं मिलना चाहता आपके नेता से, कोई क्या करे हम इसमें? हिरेन जोशी ने भेजा है कि नहीं, भौं 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 करते रहना है क्योंकि पोल पट्टी खुल गई आपकी। भाई सुनिए तो सही, पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। एक तो भैया ये इनका, फिर जवाब दीजिएगा। ये नहीं, ये भट्ट जी मुझे एक चीज बताओ, ये भौं की इनको कोई ट्रेनिंग मिली है क्या? क्या हो गया इनको? हमारे देश में तो उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, ये टीवी पर भी गलत है। ये इस तरह की भाषा आवाज नहीं निकालनी चाहिए, ठीक नहीं है ये। नहीं, ये कॉपीराइट है। ये उस जानवर ऐसा नहीं, एक बार शिवम जी, सुब्रांश जी, एक मिनट, आप दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। ऐसे नहीं, इतना महत्वपूर्ण हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जनरल मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एएच बहल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट, और जनरल सिन्हा मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से। जनरल सिन्हा, हम पॉलिटिकल लड़ाई में नहीं जाते कांग्रेस बीजेपी की, लेकिन 3 बड़े टेक जो आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन साहब के बीच में जो बातचीत हुई है उससे आपने लिए, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। देखिए, 3-4 बड़ी चीजें सामने आई हैं जो कि जनरली आप डिफेंस की ही ज्यादा बातें होती हैं, मैं उसको छोड़ करके बताता हूं। देखिए, ग्लोबल चैलेंज का हम एक साथ सामना करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस मंच से बोलना कि ग्लोबल चैलेंजेस, वीसी की कितने ग्लोबल चैलेंजेस अभी हैं हमारे पास, हम एक साथ सामना करेंगे। मेरे ख्याल से एक इस फोरम में एक कंक्लूडिंग रिमार्क की तरह एकदम बहुत बड़ी चीज है। टेररिज्म के ऊपर में पहलगांव को कारकस जो सिटी हॉल का वहां पर हुआ था, आईएसएस खुरासान का, उन दोनों को जोड़ना और दोनों का इसमें कहना कि ये
बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने भी 26/11 की बात की थी जिसमें कि कुछ भी एक्शंस नहीं हुए थे, उसके बाद लगातार एक्शंस चल रहे हैं। तेल की सप्लाई को रोका नहीं जाएगा, ये पुतिन साहब का कहना है उनके कंक्लूड रिमार्क में। तेल की सप्लाई जारी रहेगी, हम सबको पता है। अभी मैं सुन रहा था, आपके कोई भाई साहब मेरे कह रहे थे, मैं देख तो नहीं पा रहा हूं, वो कह रहे थे कि अभी भी हमारी जो प्राइवेट कंपनीज है तेल को, नहीं, गलत है, या तो हम नहीं जानते इन चीजों को। हमारी स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, ये खरीद रही हैं और 8 बिलियन डॉलर का उसमें कमी आया है, मगर इट विल कैरी ऑन। हमारा पक्ष शांति का पक्ष है, वी आर नॉट न्यूट्रल। ये एक बड़ी बात है कि वी आर नॉट न्यूट्रल, हम शांति के पक्षधर हैं, जिनको उन्होंने कहा कि पीस डील की बात चल रही है। तो देखिए, बड़े लेवल में आप बात करेंगे और बहुत सारी चीजें हैं। यदि आप खुदाकुलम न्यूक्लियर के अंदर में और स्मॉल मॉडुलर न्यूक्लियर रिएक्टर की जब बात हो रही है, उनको पता है, यदि ये चीज केवल यदि इनसे पूछें कि है ये जो चीजें होती हैं, ये एक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर जिसके अंदर में उनकी महारत है, और ये जो चीजें बदलेंगी दुनिया के समय, इनको यदि आप ये पूछिए कि जो हमारा समझौता हुआ है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सप्लाई, जो कि हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है, जो चेन्नई से व्लादिवोस्तोक जाता है, जो दुनिया जब तक लड़ रही है तब तक भारत ने इसको कर लिया। लेकिन जनरल सेना, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, इसका क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। उन्होंने अपनी सरकार का स्टेक दांव पे लगा दिया था उस डील को करवाने में, और पार्लियामेंट में आप मनमोहन बिल, तो क्या मैं ये तो नहीं कह रहा हूं ना कि ये इन्होंने कर लिया, ये पूरे सारे नेताओं का, हमारे जितने आए हैं, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। ये आपने कैसे समझ लिया कि मैं ये बोल रहा हूं कि अभी हुआ है? ये जो चीज लगातार चलती रहती है। देखिए, डिबेटों को यदि पक्ष और विपक्ष में बांटेंगे कि इसने ये किया, हम तो इस चीजों के लिए आते नहीं है, हम तो स्ट्रैटेजिक इश्यूज की बात है, इसमें बहुत बड़ी काम है। हमारी 71 की लड़ाई भी दूसरे पक्ष वाले यदि सोचते हैं, देखिए ये भारत चलता ही रहता है, भारत चलता है। जो अच्छी चीजें होती है उसका आपने देखे, उसको यदि आप डाउन प्ले करना चाहेंगे तो वो गलत है। किसने कहा कि न्यूक्लियर डील हुई थी? न्यूक्लियर डील कब हुई थी सबको पता है। उसके बाद न्यूक्लियर आगे बढ़ा है। न्यूक्लियर डील अमेरिका से हुई थी, न्यूक्लियर डील रशिया से नहीं हुई थी। ये रास्ता तो हमारा खुल गया ना, उसी न्यूक्लियर डील के बाद तो हमारा रास्ता खुला। अरे भाई नहीं, देखो भैया, नहीं जानते हो तो नहीं बोलो। न्यूक्लियर डील उसके बाद नहीं खुला, न्यूक्लियर सबमरीन हमारे उसके पहले भी आए थे हमारे पास। न्यूक्लियर ये जो 6 हमारे रिएक्टर्स बन रहे हैं, जिसमें 2 बन गए, 4 अभी बनने, वो उसके पहले की है ये चीजें। और इस सब कांग्रेस का भी जमाना था, ये अभी नहीं आया है। ये कहना गलत है। इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी इसमें नहीं करना चाहिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये दो देश की बात है, 2 देश में क्या कहना, क्या अभी रशिया के साथ हमारा क्या अभी की डील हो गई? ये बहुत पुराना है भाई, ये चला आ रहा है, 8 दशक की बात हो रही है, और सभी मेज पे ठोक ठोक के बता रहे हैं कि 8 दशक का है। तो 8 दशक में कितने साल, बहुत सरकारें आई, ये तो सबका देन है भाई। ओके, जनरल मेहता, जनरल सिन्हा, माफ कीजिए जनरल सिन्हा, आपने बिल्कुल सही कहा, सारी सरकारों का एक तरह से ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर सरकार अपने देश को मजबूत करना चाहती है। एक जो महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर एएस बहल, ये तमाम तौर पे चर्चा की जा रही थी साहब, ये जो बातचीत हो रही है, पुतिन साहब आ रहे हैं, मोदी जी के बीच जो बातचीत होगी, इसमें अमेरिकी दबाव की छाया नजर आएगी, ऐसा कुछ आपको नजर आया सर? बिल्कुल भी नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा, चीन को पसंद नहीं आ रहा, पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा। उनको क्यों आएगा पसंद जब भारत की कोई अच्छी चीजें हो रही हैं? और जो बातें चली है, हमारी जो भी डिस्कशन चली है, यहाँ पे कहीं पे भी हमारा वो चीजें, सेंसिटिव चीजें जो है वो नहीं आई है। मोदी जी ने क्या कहा है? यूक्रेन में पीस चाहते हैं। पीस तो हमेशा से वो कह रहे हैं कि पीस चाहते हैं, और अमेरिका इस समय खुद लड़ रहा है पीस के लिए। तो अगर अमेरिका ने जो 28 पॉइंट का 20 पॉइंट, अब 19 पॉइंट कह रहे हैं, वो दिया है रशिया को, और रशिया के साथ डिस्कशन किया, अगर कोई पीस डील होती है तो सभी के हित में है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अगेंस्ट हमने कोई काम नहीं किया। दूसरी चीज जो बात हुई है ट्रेड का, ट्रेड को 68.7 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर ले जाना, और 59 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट है उसको कम करना, ये तो भारत के हित में है, रशिया के। और रशिया हमेशा से एक
रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। 1971 का युद्ध हो चाहे जबकि वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी या किसी भी गवर्नमेंट, एक्चुअली गवर्नमेंट तो बात आती ही नहीं है। और 1971 में जब यूएन में प्रपोजल दिया गया था अमेरिका के द्वारा युद्ध को रुकवाने के लिए, तब रशिया ने वीटो किया था। और रशिया ने जो हमको सहायता दी थी, मदद दी थी, उसकी वजह से चीन ने भी इंटरफेयर नहीं किया और जो अमेरिकन 7th फ्लीट आ रही थी उसको भी उन्होंने नलिफाई टाइप कर दिया था। तो कहीं ना कहीं रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया। अगर आप 1998 का देखें, हम जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, कितने सारे देश थे, पश्चिमी देश, जिन्होंने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन हमारा जो रिलेशनशिप थी रशिया के साथ वो कंटिन्यू रही। हमने क्रायोजेनिक इंजन अपना बना लिया 2010 के अंदर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर की जो आप बात कर रहे थे, 6 तो बहुत ही अच्छी तरीके से जनरल साहब ने समझाया अभी कि 1000 मेगावाट के, ये तो 6 है ही है, 6 और की बात भी चल रही है। और यहां तक कहा जा रहा है कि स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर को भी शायद वो टेक्नोलॉजी वो हमको दे देंगे। रशिया की सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हमको टेक्नोलॉजी देता है, और वो तो लाइसेंस प्रोडक्शन हुआ MiG-21 का या सुखोई 30 का, 100% टेक्नोलॉजी वो हमको दे देता है, सोर्स कोड तक दे देता है, हम अपने वेपन्स लगा सकते हैं उसके अंदर। तो हम तो चाहेंगे कि रशिया भारत की मजबूत रिलेशनशिप रहे, क्योंकि 65% डिफेंस इक्विपमेंट भी हमारा उनके साथ है, और जो सस्ता तेल आता है, और कहीं ना कहीं हमने कम कर दिया उसको 1.9 मिलियन बैरल्स पर डे से हम उसको 1 and 1.3 तक लेके आए। इस बार थोड़ा ज्यादा इसलिए हुआ था क्योंकि 21 नवंबर की डेट थी, और रशिया ने क्लियरली कहा हम अनइंटरप्टेड सप्लाई देंगे, आप कभी भी मत डरिए कि आपको एनर्जी की। देखिए, दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो है ट्रेड, एनर्जी और युद्धों को रुकवाना। उन तीनों चीजों महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज बहुत बड़ी बात हुई है। और न्यूक्लियर एनर्जी जो कि क्लीन एनर्जी है, रशिया हमको सपोर्ट कर रहा है, और कोई नहीं सपोर्ट करता न्यूक्लियर एनर्जी में। देखिए ईरान के ऊपर कितने प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने, इसी वजह से वो नहीं चाहते एनरिच करें, लेकिन भारत के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, चाहे वो न्यूक्लियर डील जो 2006 में हुई थी या फिर किसी और जो हमने न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स किए हैं कई देशों के साथ, तो उसमें सब देश रशिया भी है। या जो बहुत महत्वपूर्ण चीज जो बात कर रहे थे हम बीच में रह गई, वो थी लॉजिस्टिक्स का जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, वो जो हम करने वाले हैं रशिया के साथ। ये नहीं कि सिर्फ रशिया के साथ ही किया हमने उसको सिंगापुर के साथ किया, जापान के साथ किया, साउथ कोरिया के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूएस के साथ किया, जो लेमोए है उनका। तो हम पर लेकिन रशिया के साथ जब हम करते हैं तो हमें एक चीज का बहुत क्लैरिटी रहती है कि ये हमको धोखा नहीं देगा, ये हमारे पे कोर्शन नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि अगर आप ये लेंगे तभी हम आपके साथ हैं, नहीं तो नहीं जाए आपके साथ। बिल्कुल। कोई और यही बात प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी बात में की। आप ट्रेड डेफिसिट तो एक तरह देख सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। और इस पार्टनरशिप में जो है वो सबसे बड़ी बात है विश्वास बहाली की। मैं दोनों नेताओं के पास आऊं उससे पहले एक बात मैं यहां पर जनरल सिन्हा आपसे जानना चाहता हूं। ये पूरी चर्चा जो हो रही थी वो हो रही थी कि साहब डिफेंस कोऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है, लेकिन अभी इसको लेकर कुछ फाइन प्रिंट्स में सामने नहीं आया है। लेकिन आपको लगता है कि S-400 के कुछ और S-400 हमें चाहिए, हमें अपग्रेडेड वर्जन S-500 चाहिए, हमें सुखोई 57 की ओर बढ़ना है क्योंकि वो 5th जनरेशन स्टिल्ट एयरक्राफ्ट है। तो इस पे आपका नजरिया क्या है सर? मैं ये जानना चाहता हूं कि इसको लेके कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, हालांकि आप कहेंगे ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस ही है। ये ऑनगोइंग नहीं है। इसके पहले तो आपने देखा जितना भी हमारे इसके पहले क्या होता है, सिक्योरिटी मीटिंग्स होती हैं जिसमें चीजें क्लियर कर जाती हैं। उसके अंदर में यदि आपने जैसे पूछा तो S-400 के 3 आयाम हैं, और उसमें यदि हम S-500 को भी लेते हैं, S-4 में 3 की हम बताता हूँ कैसे। देखिए S-400 के सबसे पहले मिसाइल्स को लीजिए, उसके लिए 10,000 करोड़ पैसा दिया गया है, $1.78 बिलियन हो चुका है। साइन एग्रीमेंट साइन तो हो चुके हैं। एग्रीमेंट क्या, उसमें हमें मिलने हैं जो मिसाइल हमें चाहिए थे वो मिलेंगे उसके S-400 के मिसाइल, और वो उसमें रिजर्व भी हम क्रिएट कर पाएंगे। जो हम फायर किए हैं पाकिस्तान के साथ में वो हमें मिल रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, उसकी कोई बात नहीं करता क्योंकि वो जमीन पे हो चुका है। दूसरी बड़ी बात, 5 और S-400 की हमें जो चाहिए स्क्वाड्रन, उसकी बात हुई है। उसकी भी आप हमें तो नहीं बताएंगे पूरे देश को कि कितने में उसकी हुई है। $5.4 बिलियन की है। इसके अलावा S-500 है, और S-500 का ज्वाइंट प्रोडक्शन है, क्योंकि S-500
बड़ा वर्जन है, और वो भी एग्रीमेंट हो चुका है, मोर नॉट एग्रीमेंट बट दे हैव एग्रीड इन प्रिंसिपल, क्योंकि शायद वो भारत में भी बने, क्योंकि नया वर्जन है, वो पहला देश है। देखिए S-400 तो नंबर ऑफ देशों को दे चुका है, S-500 वो पहला भारत को देने के लिए तैयार हो रहा है। फिर जो Su-57 की जो बात हो रही है, हमें 2 या 3 स्क्वाड्रन चाहिए ना इन बिटवीन गैप फिल करने के लिए, हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हम AMCA की तरफ जा रहे हैं। मगर AMCA के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि वो सब चीज इंक्लूडिंग सोर्स कोड के अनुसार के अलावा वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करना चाहता है और भारत में बनाना चाहता है। हमारी जो प्रॉब्लम है AMCA की, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होने की तरफ जाएगी। जो हम बात करते हैं हमारी कावेरी इंजन है, पर वो जो इंजन हम उनसे देखना चाह रहे हैं, वो तो शायद भारत में बनना शुरू हो जाए। मगर हमारे लिए भी जो सर ये है, जब हमारी एम्बिशंस है, क्योंकि AMCA को हम 5th जनरेशन से 6th जनरेशन की हम बात करना शुरू करेंगे। हम 5th जनरेशन के लिए स्टॉप गैप के लिए 2 या 3 स्क्वाड्रन की बात हो रही है। हाँ, वो चीजें अभी ऑनगोइंग है, आई नहीं है, खुल करके तो नहीं आई है, न तो आएंगे, ऐसा थोड़ी बता देंगे कंक्लूडिंग रिमार्क में कि हो चुका है। बिल्कुल जनरल सिन्हा, और हाल ही में जो डिफेंस एक्विजिशन कमेटी है उसने 11,000 करोड़ सैंक्शन भी किए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये समय समय के साथ जरूरतों के हिसाब से फैसले लिया जाता है। लेकिन शुभ्रांशु राय साहब, हमारे जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं, एक बात तो उन्होंने बड़ी स्पष्ट की है कि साहब, आज भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत वही फैसला करता है जो उसके राष्ट्र हित में है। ये हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। कम से कम इस बात से तो आप सहमत होंगे? रमेश भट्ट जी, मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स की बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं सबसे पहले डॉक्टर चहल की बात को बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा कि हम रसिया से कच्चे तेल 1.9 मिलियन बैरल लेते थे, जो 21 नवंबर के बाद 1.3 मिलियन बैरल हो गया, लगभग 35% की कटौती। अब ये 35% की कटौती दबाव में हुई या बिना दबाव के हुई, ये आप समझिए, चहल साहब समझे और देश को समझने दीजिए। बेहतर आंसर जनता खुद कर लेगी कि 100 रुपए की जगह आप 70 रुपए का सामान खरीदने लगे तो वो किस जोन में हुआ। दूसरा, मैं जनरल के सिन्हा की भी बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। इन्होंने एक अच्छी बात कही, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अब तक सिर्फ यही पता था या बताया जाता था कि रसिया से प्राइवेट प्लेयर्स तेल ले रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, जो आपके पास शायद पुख्ता जानकारी हमारे मुकाबले ज्यादा है, कि IOCL, BPCL और HPCL जो है सस्ते तेल खरीद रहे हैं पिछले कई सालों से, तो उसका फायदा देश की आम जनता को क्यों नहीं दिया गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल मुद्दा वही है कि तेल सस्ता मिला फिर भी डीजल पेट्रोल 100 के पार। हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़कर इतना ज्यादा हो गया, फिर भी $90 के पार। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये थी, जिस पे हमारी चर्चा था, जो शायद हो हल्ला में खत्म हो गया, मैं फिर से आग्रह करूंगा कि जवाब जरूर आप दीजिएगा। ये देश पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर बनता है। तो जब पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी जी किसी भी आए हुए बाहर के फॉरेन डेलीगेट से मिल रहे हैं, बैठ के चर्चा कर रहे हैं, और अतीत में ऐसा होता था कि हर डेलीगेट पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलता था, क्योंकि दोनों लोग मिलकर ही लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस बार नरेंद्र मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन साहब की मुलाकात LOP के साथ या विपक्ष की आवाज के साथ या विपक्ष के नेता के साथ क्यों नहीं सुनिश्चित कराई? इतनी छोटी सी बात है। हम तो मानते हैं हमारा देश बहुत मजबूत हो रहा है, हम मानते हैं S-500 में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया होगी। भाई साहब, देश की रक्षा होनी चाहिए। देश अगर रक्षा में है तभी तो मेरा सरनेम सुरक्षित है, तभी तो मेरा जाति धर्म संप्रदाय सुरक्षित है, तभी तो लोकतंत्र की खूबसूरती सुरक्षित है। नहीं, लेकिन शुभ्रांशु राय साहब, ये आपने एक बात, उस पे बस आपकी एक बात कहना चाहता हूं। आपने कहा साहब ये IOCL, BPCL, HPCL नहीं खरीदते हैं साहब क्रूड ऑयल। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो बिल्कुल खरीदती है। भाई रिफाइनिंग कौन करता है सबको पता है, वो बात अलग है, लेकिन ये भी खरीदती है। फायदा देश की जनता को क्यों नहीं मिल रहा? आप असली मुद्दे पे आए। आपने जो अपनी पीड़ा बताई वो पीड़ा बिल्कुल जायज है। और शिवम त्यागी जी, आपने कल तो कह दिया, आपने 5-6 देशों के नाम गिना दिए कि साहब हमने इनसे मिला नेता प्रतिपक्ष को। 100 रुपए का तेल अच्छा लगता है आपको? अगर 60 रुपए 70 रुपए लीटर तेल मिलेगा तो आपको खुशी नहीं होगी सर? मतलब तेल अकलौता मैं खरीदता हूँ, आपके पास क्या कोई अलग से स्पेशल स्कीम है कि नहीं? आपको 100 रुपए का तेल अच्छा लगता है? देश की हर जनता को अच्छा लगेगा यार 100 की जगह 60 रुपए का लीटर तेल मिले।
10,000 रुपए में आप वोट खरीद सकते हो। अगर 60 रुपए लीटर का तेल मिले, 60 रुपए या 50 रुपए के भाव का डॉलर। सुभ्रांशु जी, अभी इस डिस्कशन को हम तेल तक ना सीमित रखें, लेकिन आपने एक बात तो कही, उसका जवाब मैं ले लेता हूं। शिवन त्यागी जी, कल आपकी ओर से ये कहा गया नहीं साहब 3, 4, 5, 6 देशों से मिलाया गया। आपके लिए क्या कोई अलग से डॉलर और तेल की व्यवस्था कर रखी है सरकार ने कि आपको दर्द नहीं, आप महंगा तेल खरीद के खुश हो रहे हैं? 90 रुपए पार का डॉलर पाने पे आपको खुशी हो रही है? भाई मुझे तो दर्द है। मैं चाहता हूं कि डॉलर 60 रुपए का हो, मेरा एक्सपोर्ट बढ़े, मेरा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। मैं इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूं। मैं सिर्फ चाइना का और बाकी दुनिया का माल लाकर यहां उसको कस के नहीं बेचना चाहता। अरे मैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहता हूं। जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी तब तक तो रुपया डॉलर के सामने वही 90 को पार करेगा। ठीक है, अभी सुभ्रांशु राय साहब, आपने अपनी बात कह ली सर, अभी आपने बात कर ली। शिवन त्यागी जी, 2-3 बातें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण की। एक, मैन्युफैक्चरिंग का हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पहले क्या था, आज किस स्थिति में है। दूसरा, उन्होंने कहा कि साहब हमारे जो एलओपी हैं उनको विदेश से आए राष्ट्राध्यक्षों से ना मिलने देना, ये साजिश आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक चीज तो मैं सबसे पहले यहां पर कहना चाहता हूं कि राहुल, 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं, आप देखिएगा। राहुल गांधी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले 10 जून 2014 को, मलेशिया नहीं, ये तो हमें मालूम है साहब, ये कल फिर वही आप मिले 16 सितंबर 2025, वही चीज बता रहे हैं आप। 8 मार्च अभी तक टोटल राष्ट्राध्यक्ष कितने आए? अब आगे भी आ रहा हूं, अब आगे टोटल राष्ट्राध्यक्ष कितने आए? तो सही, नहीं वो नहीं बता रहा हूं आपको। आप देखिए, मेरी और आपकी आवाज में लैग है। आप जब तक बीच में बोलते हैं फिर मुझे 15 सेकंड बाद जवाब देने का मौका मिलता है। मैं अब आगे ही आ रहा हूं, मैं बिना कहे आ रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कल एक स्टेटमेंट किया है और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि सरकार और सरकार के जितने भी डेलीगेट्स हैं उनके अलावा किसी का भी अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या फिर सरकार नहीं कराती है। ये किसी एक की निजी इच्छा है, वो किनसे मिलते हैं किनसे नहीं। सरकार का कोई रोल इसमें नहीं है भैया। अब आपसे कोई नहीं मिलना चाहता, ये मेरी या मेरी सरकार की गलती नहीं है। अब दूसरा एक और चीज आ जाते हैं। इन्होंने जो पेट्रोल और डीजल पे कहा महंगा सस्ता, 1998-99 में इस देश में जब हमें तेल मिला वो था 23 रुपए 94 पैसे। 2003-04 में जब हम यहां से गए तब हमारे देश में पेट्रोल था अप्रोक्सीमेटली 29 रुपए 93 पैसे, 7 से 8 रुपए। और जब हमारे पास सरकार आई तब तेल था 74 रुपए पेट्रोल। अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए कहां कितने % का है और आज को भी कैलकुलेट कर लीजिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर, नहीं, खास तौर पर राहुल गांधी के विषय में जो है मुझे मिलना नहीं दिया जाता। एक बात 5 से आप मिले, शिवम जी, मैं आप ही की बात को, शिवम जी उनके विषय में एमईए आपका अपॉइंटमेंट कर नहीं रहा है, ये भी जी बताइए। 2014 में आपने कहा ऑयल प्राइसेस के दाम ये थे, क्रूड ऑयल पर बैरल कितना था, जरा ये भी तो बताइए। असली बात तो आप छिपा रहे हैं अपनी बात पे। तब क्रूड ऑयल पर बैरल कितना था और आज कितना क्रूड ऑयल पर बैरल है, जरा ये बता दीजिए। बिल्कुल नहीं छिपा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं छुपा रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं छुपा रहा हूं। लेकिन क्या उस समय में ये जो स्थिति, युद्धों के हालात थे, ऐसे थे क्या? जिस तरीके से इजराइल की स्थिति बनी हुई है गाजा के साथ, उस तरह की स्थिति थी क्या? रशिया लगातार जो है यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा था क्या? वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसी स्थिति थी कि आप हर जगह चैनलाइज नहीं कर सकते? वैसा नहीं था। फिर भी रशिया आपको चीज पर आना चाहता हूं, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी आना चाहता हूं 10 सेकंड के लिए। फिर भी रशिया आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई दे रहा है। हाँ, उसी के आधार पर बिना किसी दबाव में आते हुए हम एंगेज कर रहे हैं। उसी के आधार पर पिछले दिनों इस देश को और इस देश की सरकार को कितनी बातें ऑपोजिशन ने कही थी जब आसिम मुनीर और शरीफ जाकर वहां मिलकर आए थे अमेरिका में, और क्या स्थितियां रही थी। आज हिंदुस्तान किसी से इस स्थिति में ब्लैकमेलिंग वाले हाल में नहीं है भैया। हम क्लियर कट, मेरे देश के प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट और कहते हैं कि देखिए ये हिंदुस्तान का स्टैंड है। अगर आप चाहते हो कि टैरिफ से या किसी भी चीज से हिंदुस्तान को दबा लोगे या फिर कोई स्थिति आएगी, नहीं होगा ऐसा। हम उस चीज से डर ही नहीं रहे। हमारे हिंदुस्तानियों का हित पहले है, हिंदुस्तान की जनता का, लोगों का हित पहले है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई हमें किसी भी तरीके से बात ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, नहीं होगा। अब आगे आता हूं, न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो बात है, चाहे वो 1948 से शुरू करने से लेकर शुरुआत में कनाडा और यूरोप से मदद मिलने के बाद तक, चाहे 1974 स्माइलिंग बुद्धा से लेकर आज
25 तक 1971 की वॉर लगा लीजिए, चाहे उसके बाद 99 लगा लीजिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि रशिया हमारा एक स्ट्रॉन्ग अलाय, स्ट्रॉन्ग पार्टनर लगातार रहा है। इस देश के हित को लेकर कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर हमसे इतने खुले मन से एंगेज करता है तो हम करेंगे और देश की भलाई के लिए एक एक काम होगा। हां, कुछ लोग इस पर जरूर सवाल जवाब उठाएंगे, वो हमसे नहीं मिले, ये हमसे मिल लिए, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। बॉस, इस देश में ये परंपरा पहले से थी, आज है, कल भी रहेगी। लेकिन अब आपसे कौन मिलना चाहता है ये सरकार डिक्टेट नहीं कर सकती। राहुल गांधी से कोई मिलना नहीं चाह रहा है, हम क्या करें? शिवन जी, मैं आता हूं, झूठ बोल रहे हैं, मैं आता हूं। मुझे एक क्लैरिटी बता दीजिए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगा। 2014 में क्रूड ऑयल का प्राइस क्या था और तेल के दाम भारत में क्या थे? आज क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है और भारत में तेल के दाम क्या है? जरा ये बता दीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूं आप बताइए, क्योंकि आपने डेटा अपने पास रखा हुआ है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा साहब। मैं नहीं, दूध का दूध पानी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं रमेश भट्ट जी से यह पूछना चाहता हूं, क्या 2013-2014 में दुनिया में जो युद्ध की यह स्थिति थी, क्या ये ऐसे हालात बने हुए थे? क्या रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में था? क्या फिर अमेरिका लगातार इस चीज को चैनलाइज कर रहा था? क्या इजराइल इस तरीके से चैनलाइज कर रहा था? वर्ल्ड ऑर्डर दूसरा था, चीजें बदली है भाई। सर, मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। सर, मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं। मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूं। आपने कहा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आपने कहा 2014 में हमें क्या मिला मैं और 2025 की क्या स्थिति है? जानना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 2014 में दुनिया में कौन कौन से देश युद्ध लड़ रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूं। भाई, मुझे पता है आपके पास डेटा है, तेल के दाम आज पर बैरल कितना है? आज पर बैरल कितना और मार्केट के दाम क्या है? सर, आज ये ऑयल कंपनियां इतने बड़े बड़े पैमाने पे मुनाफा कमा रही है, लेकिन वो मुनाफा जो है वो आम आदमी को ट्रांसफर नहीं हो रहा। ये बात सच है। हम छोड़कर गए थे, मैं बताता हूं ना, हम 2003, आप देखिए, आप एक काम करिए, मैं 15 सेकंड का फिर से ला गया, आप अपने सारे सवाल इकट्ठे करके पूछ लीजिए, मुझे सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, प्लीज दीजिए। मैं बताता हूं ना, हम जब 2004 में छोड़कर गए थे, पेट्रोल का प्राइस था 29 रुपए। जब हमारे पास 2014 में आया, पेट्रोल का प्राइस था कितना? 76 रुपए। यानी कि हम अप्रोक्सीमेटली 29 रुपए छोड़कर गए थे, मिला हमें 76 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 260% के बढ़ोतरी के साथ। 76 से आज हम पहुंचे हैं 93, 95, 97, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से वेरी करते हैं। फ्लैट 95 कितना परसेंट बढ़ा? 76 से 96, 76 से 86 और 96, 122%। मैं इस बहस पे इसलिए नहीं पढ़ना चाहता, प्राइसिंग कर लीजिए, मैं तो कहता हूं कर लीजिए, क्योंकि मुझे अभी बाकी मेहमानों को भी जोड़ना, मैं इस बात पे नहीं जोड़ना चाहता। पता है, जो आप ये जवाब दे रहे हैं, पता है, मैं आपको बताता हूं, ये जवाब पार्लियामेंट में दिया जाता है कि साहब तेल के, मुझे याद है प्रणब मुखर्जी से पूछा जाता था, आज वो नहीं है, लेकिन तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो गिनाते थे कि साहब देखिए, एनडीए के कार्यकाल में इतना परसेंटेज बढ़ा, हमारे कार्यकाल में इतना परसेंटेज बढ़ा, हम उनसे वही जवाब आज भी दे रहे हैं। अल्टीमेटली मायने ये रखता है कि भारत की आबादी को कितना सस्ता तेल मिल रहा है। बहरहाल इस बहस पे मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, हमारी तो परसेंटेज बहुत कम है उनसे। ना 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 ना, मिसलीडिंग है आपका डेटा, मिसलीडिंग है। नहीं 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 नहीं, मिसलीडिंग है। परसेंटेज पर कहां आज क्रूड, मैं वही तो पूछ रहा हूं, आज क्रूड ऑयल का कितना दाम है? मेरा डेटा मिसलीडिंग नहीं है। आज क्रूड ऑयल का मार्केट का दाम आज बता दीजिए आप। परसेंटेज पे बात नहीं बन रही तो क्रूड पर पहुंच गए। अरे साहब, आपका दाम कैसे तय होता है? आपका दाम कैसे तय होता है? आपका दाम कैसे तय होता है? क्या बात करें शिवम त्यागी जी? भाई, हम 80-85% तेल बाहर से आयात करते हैं। हम बाहर से जो तेल लेते हैं, उसी तेल पे तो सारा टैक्स वैक्स लगा के करते हैं। नहीं, अभी आप क्या सर, बहरहाल मैं इसमें नहीं जाना चाहता। सर शिवम जी, ये व्यक्तिगत हो जाएगा, वो कभी हम चर्चा कर लेंगे, बाकी मेहमान भी मैं सुनने, ये तेल पे चर्चा नहीं। समय में बोल लीजिए, लेकिन मैं सर, ये तेल पे चर्चा नहीं हो रही है। मैं यूपीए कहां जीता बताइए ना।
हाँ परसेंटेज में यूपीए कहां जीता बताइए? बड़े कौन से? अरे अभी आपने कहा, अरे सर मैं परसेंटेज, आप परसेंटेज गिना रहे हैं, बहुत कम है, कहां ज्यादा है बताइए ना। यूपीए भी परसेंटेज गिनाती थी, आप भी परसेंटेज गिना रहे हैं। आम आदमी को लगता है कि मुझे क्या फायदा मिला। दरअसल मैं इस पे नहीं आना चाहता। प्रणब मुखर्जी गिना रहे थे कहां? हाँ तो अरे फिर वही बात है। नहीं भट्ट जी भागिए मत तो उधर। मुझे ये बताइए यूपीए में प्रणब मुखर्जी जी कौन सी परसेंटेज बताते थे बेहतर? अरे साहब अब शिवम जी मुझे ना फिर आप आज आप कह रहे पूरा आज इतने वॉर छिड़े हुए हैं, उसके बाद भी क्रूड ऑयल का दाम क्या है और हमें कितने में तेल मिल रहा है? मैं एक सीधी सी बात पूछ रहा हूं। गजब बात हो। जनरल मेहता ठीक है सर, आप सर मैंने हार मान ली, आप जीत गए, आप यही चाहते हैं, आप जीत गए। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, मैं इस पे रमेश जी रुकिए 10 सेकंड। हाँ एक बात बताइए, यहाँ क्रिकेट मैच थोड़ी ना चल रहा है। रमेश जी 1 सेकंड चल रही है यहाँ पर। बोलिए राय साहब। राय साहब शिवम इतने बहुत बेहतरीन आपका डेटा नंबर है। यूपीए के दौरान जो आपने 70, 72, 74, 68 गिन रहे हो, 64 था वैसे, $145 प्रति बैरल का खरीद के हम 64 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे थे, और आप $5 प्रति बैरल का खरीद के 100 रुपए लीटर बेच रहे हो। एक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोविड के दौरान से लेकर आप तक कई बार आपकी स्टेटमेंट आए है सरकार की तरफ से कि हम एक्स्ट्रा फ्री में स्टोर कर रहे हैं। 5, 7, 10, $20 के एवरेज प्राइस पे आप खरीद सुब्रांशु राय साहब, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह ऐतिहासिक इस लिहाज से भी है क्योंकि ये भारत और रूस के संबंधों को एक नई तेजी देगी, एक नई गति देगी, और खासकर पहलगाम का जिक्र होना और ट्रेड डेफिसिट को कम करने जैसी बातें हुई हैं जो आने वाले समय में भारत को फायदा पहुंचाएंगी। बहुत धन्यवाद इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।